morning again. Another interesting episode is starting. Let's start. आदित्य जब मीटिंग रूम में एंटर हुआ तो वो खड़ा ही रहा। बाकी सब सेंटर टेबल के आसपास बैठ गए थे। उसने देखा कि सुशील, करण, अनुराग, निखिल और गौतम एक तरफ बैठे हैं, वहीं अनामिका, अवनी और विनोद एक तरफ। टेबल के मेन हेड पर बख्शी सर बैठे थे। वो सब आदित्य की तरफ ही देख रहे थे। किसी की आंखों में हैरानी थी और किसी की आंखों में डर, और इसके साथ ही बख्शी सर की आंखों में उसे गुस्सा दिख रहा था। उन्होंने उस गुस्से के साथ ही कहा, आदित्य, तुम्हें यहां इस तरह आने की जरूरत क्या थी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें हॉस्पिटल में कह दिया था कि अब हम दोनों में कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो शांति से बैठ जाओ। हम इस मसले को आराम से सुलझा लेते हैं। सुलझाने जैसा तो अब कुछ बचा ही नहीं है सर, आदित्य ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। उसकी ऐसी टोन को सुनकर बख्शी परिवार के हर मेंबर को थोड़ा गुस्सा आया और विनोद ने कहा, आदित्य, अपनी आवाज को थोड़ा कंट्रोल में करके बात करो, वरना तुम जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे मत बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। बाहर लेटे हुए हर एक आदमी से आप मेरी ताकत के बारे में पूछ सकते हैं। मैं अब किसी से भी डरने वाला नहीं हूं, आदित्य ने उसी तरह कहा, जिसे सुन विनोद को और गुस्सा आया और वो अपनी जगह से उठा। उसे देख आदित्य तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ भी करता, बख्शी सर ने बीच में कहा, विनोद, तुम नीचे बैठ जाओ। इससे कैसे डील करना है मैं देख लूंगा। लेकिन पापा, ये आपसे ऐसे बात नहीं कर सकता, विनोद ने गुस्से में आदित्य से बिना नजरें हटाए कहा। तब बख्शी सर ने भी आदित्य को देखा और कहा, हमें इसे ये बताने की जरूरत नहीं है विनोद। ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर इसे हमसे कुछ चाहिए तो इसे कैसे और क्या बात करना है। तुम बस नीचे बैठ जाओ और अब बीच में मत बोलना। बख्शी सर की बात सुनकर विनोद नीचे बैठ गया और अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब बख्शी सर ने आदित्य से कहा, बोलो आदित्य, क्या कह रहे थे तुम? आदित्य ने सोचा कि अगर उसे अपनी बात का पॉइंट बनवाना है तो उसे आराम से ही बात करनी पड़ेगी, और उसने कहा, मैं कह रहा था बख्शी सर के अब चीजें इतनी बिगड़ गई हैं कि कुछ भी पहले जैसा होना पॉसिबल नहीं है। बातों को घुमाने से ज्यादा अच्छा है कि तुम सीधे मुद्दे की बात करो आदित्य, बख्शी सर ने कहा। उनकी इस बात को सुनकर आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो मुद्दे की बात यह है बख्शी सर कि अभी थोड़ी देर पहले जिस लड़की को एडमिट करने के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा था, उसने ऑपरेशन थिएटर में मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। उसकी इस बात को सुनकर बख्शी सर थोड़ा हैरान हुए। वहीं सुशील और उसके आसपास बैठे लोगों के चेहरे पर एक हल्की प्राउड वाली स्माइल आ गई। तब बख्शी सर ने पूछा, हमें इस बात का बेहद अफसोस है आदित्य, लेकिन उस लड़की की मौत की वजह से तुम्हें यहां इस तरह आकर मारपीट करना और अंदर आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी बख्शी सर, बल्कि इस वजह से हुई थी क्योंकि आपके सुपुत्र और उसके दोस्तों ने उसके साथ गलत किया और उसे सेक्सुअली हरास किया। इन्होंने उसकी आंखों में बियर डाल दी और उसके प्राइवेट पार्ट पर कांच के टुकड़े मिले हैं। इन सब से उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वो बच नहीं पाई। आदित्य चुप हुआ और गुस्से से सुशील वाली साइड के सब की तरफ देखने लगा। उसके मन में ट्विंकल की वही टोन दौड़ रही थी जिसमें उसने रोते हुए सबके नाम बताए थे। आदित्य उन्हें देख ही रहा था और उसे दिख रहा था कि उन सबको इस बात का जरा भी गिल्ट नहीं है। तब बख्शी सर ने आगे कहा, आई एम सॉरी टू हियर दैट आदित्य, लेकिन तुम जो मुझे बता रहे हो वो मुझे पहले ही डॉक्टर ईरानी ने फोन करके बता दिया है, और अब हम कुछ नहीं कर सकते आदित्य, शी इज डेड। आदित्य को उनकी इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी हुई और उसने चिल्लाते हुए कहा, आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं बख्शी सर? मुझे तो लगा था कि आप जस्टिस की बातें करते हैं और अपने इस बेटे और इसके दोस्तों को एटलीस्ट कुछ तो बोलेंगे। बोलने के लिए अब कुछ नहीं रहा है आदित्य, वो लड़की मर चुकी है और अब हम बस अफसोस से ज्यादा कुछ भी नहीं सोच सकते। आदित्य की आंखें इस बात को सुनकर चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बख्शी सर ऐसी बातें कह रहे थे। उनके हिसाब से ट्विंकल की जान की कोई वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन आदित्य को पता था कि वो उसके लिए कितना मैटर करती थी। उसने फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं ही गलत था बख्शी सर, जिसने ये सोच लिया कि आप कुछ एक्शन लेंगे। मैं ये भूल ही गया था कि आपने पहले भी अपने इस बलात्कारी बेटे को बचाने के लिए एक पूरे परिवार को मार डाला था, और अभी भी आप वैसा ही करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए बख्शी सर, उस टाइम वो लोग आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए होंगे, पर मैं आदित्य शंकर हूं, वही आदित्य शंकर जो आपको मौत के मुंह से वापस लाया था। आप इस बात से ही अनुमान लगा लीजिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूं।
आदित्य इतना कहकर बख्शी सर को घूरने लगा और इस चीज को देखकर ही सुशील को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने चिल्लाते हुए कहा, ए बेवड़े, अपनी जुबान पर लगाम दे। तुझे पता नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है? यही तेरे टुकड़े करवाकर कुत्तों को खिला दूंगा, समझा? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं। उस शैतान से जिसने बाप के प्यार की आड़ में लोगों की जान ले ली और एक बार भी उसे शर्म नहीं आई, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी इस बात को सुनकर सुशील को बहुत गुस्सा आया और वो तेजी से आदित्य के पास गया और उसकी कॉलर पकड़ ली। वो गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगा और आदित्य भी वैसे ही देख रहा था। तब सुशील ने कहा, अगर अब अपनी इस गंदी जुबान से मेरे पापा के बारे में एक शब्द भी बोला तो इसे यही खींचकर तेरे गले में डालकर फांसी लगवा दूंगा। इज्जत से बात कर। भूल मत तुझे इस परिवार ने कैसे रखा था। भूल सकता भी नहीं हूं। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं तुम लोगों पर भरोसा कर गया। उस टाइम परिवार का प्यार चाहिए था, इसलिए भूल कर बैठा। लेकिन अब अकल आ गई है कि यह परिवार के रूप में बस दरिंदों का खानदान है। आदित्य ने सुशील की आंखों में देखते हुए कहा। तब सुशील को और भी गुस्सा आया और उसने एक चांटा आदित्य को मारने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर सुशील हैरान हो गया। और फिर आदित्य ने उसे इस तरह झटका कि सुशील जाकर मीटिंग रूम के गेट से टकरा गया। सब लोग सुशील को बहुत हैरानी से देख रहे थे। और तब सुशील फिर से आगे बढ़ा, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ करता, बख्शी सर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सुशील! उनकी आवाज बहुत तेज थी, जो पूरे कमरे में गूंजने लगी और सुशील अपनी जगह पर रुक गया। सब अब बख्शी सर को ही देख रहे थे। उन्होंने फिर सुशील को कहा, बस बहुत हो गया सुशील। आदित्य को जितनी लड़ाई आज करनी थी उसने कर ली है। तुमने देखा कि उसने लोगों की क्या हालत की। उससे लड़ना बेकार है। अब चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ और मेरे और आदित्य के बीच में कुछ मत कहना और कुछ मत करना। तुम्हें तुम्हारा दोस्त चाहिए तो ये लो। ये है अमित की उंगली और उसकी वो रिंग जो उसने अपनी फियांसे को दी थी। बेचारी वो तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो तुम इसे अपने पास एक आखिरी निशानी के रूप में रख लेना।
उस अंगूठी और उंगली को देखकर आदित्य को बहुत बुरा लगने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आने वाले हैं, लेकिन उसे उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। वो अपने हाथ को उस उंगली की तरफ बढ़ाने लगा। सबको दिख रहा था कि उसके हाथ बहुत कांप रहे हैं। जैसे तैसे करके उसने उस उंगली को उठाया और फिर अपने हाथ में रखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तब सुशील ने आगे कहा, ओहो आदित्य, ये तो बहुत गलत बात है। तुम अभी से रो दोगे तो फिर बाद में उसके मरने में कौन रोएगा? थोड़ा अपने आंसुओं का स्टॉक बचा कर रखो। अभी धीरे धीरे करके बहुत लोग मरने वाले हैं। सबके लिए तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे, तब सब खत्म ना हो जाएं। आदित्य ने सुशील की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसके साथ बैठे सब लोग उसे रोता हुआ देख हंस रहे थे। आदित्य ने अपने मन में सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसे सुशील के साथ पूरे बख्शी परिवार और बख्शी सर को ही क्यों ना मारना पड़े, वो अमित को बचाकर ही रहेगा। यही बात सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और सुशील की तरफ घूर कर देखने लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग। थैंक यू।